E20 पेट्रोल को लेकर देश में पहले से ही कई सारे सवाल उठ रहे थे। भूटान के फैसले ने इस पूरे विवाद की आग में घी डालने का काम कर दिया। एक तरफ भारत सरकार कह रही है कि E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है, दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से माइलेज और पुरानी गाड़ियों को लेकर शिकायतें सामने आती रही। इसी बीच भारत का पड़ोसी देश भूटान भारतीय तेल कंपनियों को साफ कर दिया, हमें E20 नहीं बल्कि सामान्य पेट्रोल चाहिए। आखिर भूटान ने ऐसा क्यों कहा? क्या उसे भारत सरकार की नीतियों पर भरोसा नहीं, या E20 पर भरोसा नहीं, या फिर वजह कुछ और है? क्योंकि जब आम आदमी E20 पेट्रोल पर सवाल उठाया तो उसे अफवाह कर दिया गया। जब सोशल मीडिया पर लोग कहे कि गाड़ियों का माइलेज घट रहा है तो भ्रामक दावे बताया गया। अब भूटान लेने से साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, भारत से अपना लगभग पूरा पेट्रोल और डीजल खरीदने वाला भूटान अब E20 पेट्रोल लेने से पीछे हट गया है। तो आइए इस विवाद पर विस्तार से बात करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे भूटान ने आखिर E20 पेट्रोल लेने से इनकार क्यों किया, E20 को लेकर वहां की सरकार ने भारत से क्या क्या मांग रखी, क्या पहाड़ी इलाकों में E20 अलग तरह से व्यवहार करता है, क्या सचमुच गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, सरकार ने ARAI की कौन सी रिपोर्ट दिखाई, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने आखिर क्या कहा, किसानों, तेल कंपनियों और आम जनता तीनों के लिए E20 कितना फायदेमंद या नुकसानदेह है, और आखिर इस पूरे विवाद में तथ्य क्या है और अफवाहें क्या हैं। दोस्तों, आज की वीडियो किसी पक्ष में फैसला सुनाने के लिए नहीं है। यह वीडियो तथ्यों, सरकारी दावों, मीडिया रिपोर्ट्स और उठ रहे सवालों सभी को आपके सामने रखने की कोशिश है, ताकि आप खुद तय कर सके कि E20 भारत के लिए वरदान है या फिर अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर E20 पेट्रोल है क्या, क्योंकि जब तक इसकी बुनियादी जानकारी नहीं होगी तब तक इसके पक्ष और विपक्ष में हो रही बहस को समझना भी मुश्किल होगा। दोस्तों, E20 कोई नया ईंधन नहीं है, यह वही पेट्रोल है जिसमें 20% इथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल मिलाया जाता है। यानी आपकी गाड़ी में पूरी तरह इथेनॉल नहीं बल्कि पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इथेनॉल है क्या? इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल आधारित जैव ईंधन है। इसे गन्ने के रस, सिरे, मक्का, टूटे हुए चावल और कुछ अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। यानी एक ऐसा ईंधन है जो खेतों से भी बन सकता है। यहीं से सरकार को एक बड़ा अवसर दिखाई दिया। भारत दुनिया के उन देशों में है जो हर साल अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में विदेशों से खरीदता है। हर साल लाखों करोड़ रुपए विदेशी तेल कंपनियों को भुगतान करने पड़ते हैं। इसका सीधा असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार, व्यापार घाटे और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता है। इसी वजह से पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार लगातार यह कहती रही है कि भारत को धीरे धीरे आयातित तेल पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए, और इसी सोच के तहत शुरू हुआ इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। सरकार का कहना है कि E20 केवल एक ईंधन नहीं बल्कि एक बड़ी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। सरकार के अनुसार इसके कई सारे उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य विदेशी तेल पर निर्भरता कम करना। अगर पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाया जाता है तो उतना कम पेट्रोल विदेशों से खरीदना पड़ेगा। सरकार का दावा है कि इससे देश का भारी विदेशी मुद्रा खर्च बचेगा। दूसरा उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना। सरकार का कहना है कि जब इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी तो किसानों को भी बेहतर बाजार मिल पाएगा। यानी जो फसल पहले कम दाम में बिकती थी वह अब इथेनॉल उद्योग के जरिए अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकती है। सरकार के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में किसानों को इथेनॉल उद्योग के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। तीसरा उद्देश्य प्रदूषण कम करना। सरकार का दावा है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जलने पर कुछ हानिकारक उत्सर्जन कम करता है। यही कारण है कि इसे पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प बताया जाता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार भारत ने दिसंबर 2025 में ही पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया। सरकार का कहना है कि इससे लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च की बचत हुई। किसानों को 1.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान मिला और करोड़ों टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई। यानी सरकार के अनुसार यह कार्यक्रम आर्थिक, पर्यावरणीय और कृषि तीनों क्षेत्र के लिए लाभकारी है। लेकिन यहीं से शुरू हुआ विवाद। सरकार की योजना जितनी महत्वाकांक्षा थी उतने ही बड़े सवाल भी सामने आने लगे। कई वाहन मालिकों ने दावा करना शुरू किया कि E20 पेट्रोल डालने के बाद उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया।
कुछ लोगों ने कहा गाड़ी पहले जितनी स्मूथ नहीं चल रही, कुछ ने इंजन की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए, कुछ ने रबर और फ्यूल पाइप पर असर पड़ने की बात कही और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट वायरल होने लगी। कई वीडियो में दावा किया गया कि E20 से इंजन खराब हो रहा है, गाड़ी की लाइफ कम हो जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, इसमें चीनी होने की वजह से चींटियां और मधुमक्खियां गाड़ी पर आती हैं। कुछ वीडियो में तो गन्ने का रस मिलाकर उसे E20 पेट्रोल बनाने तक की कोशिश की गई। इन दावों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को हुई जिनकी गाड़ियां 2023 से पहले की है, क्योंकि अधिकांश वाहन निर्माता पहले ही यह सलाह दे चुके थे कि पुराने मॉडल और नए E20 फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के बीच तकनीकी अंतर हो सकता है। कई पुराने मॉडलों के लिए निर्माता की गाइडलाइन देखना जरूरी है। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि सरकार ने इतनी बड़ी नीति लागू करने से पहले सभी गाड़ियों की तैयारी सुनिश्चित की। क्या पूरे देश का वाहन बेड़ा E20 के लिए तैयार था या फिर बदलाव बहुत तेजी से किया गया? इन्हीं सवालों ने E20 को केवल तकनीकी मुद्दा नहीं रहने दिया, बल्कि यह एक राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। और इसी बीच जब भारत के भीतर यह विवाद चल ही रहा था, तभी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने इस बहस को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। भारत के सबसे करीबी पड़ोसी और भारतीय तेल पर निर्भर देश भूटान ने E20 पेट्रोल लेने से इनकार कर दिया। आखिर भूटान ने ऐसा क्यों किया? क्या उसे भारतीय तकनीक पर भरोसा नहीं था या उसके पास ऐसी व्यवहारिक समस्याएं थी जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? आइए एक एक कर कारण समझते हैं। पहला कारण, भूटान की भौगोलिक परिस्थितियां। भूटान का अधिकांश हिस्सा पहाड़ी है, वहां लंबी चढ़ाइयां, घुमावदार सड़कें और ऊंचाई वाले इलाके हैं। ऐसी परिस्थितियों में वाहन सामान्य मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मेहनत करते हैं। यही वजह है कि वहां ईंधन की दक्षता का महत्व और बढ़ जाता है। भूटानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वहां की सरकार की चिंता यह थी कि यदि E20 को लेकर माइलेज घटने की जो आशंकाएं भारत में चर्चा का विषय है, उनमें कुछ भी सच्चाई हुई तो उसका असर भूटान में अधिक महसूस हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भूटान ने यह नहीं कहा कि E20 निश्चित रूप से खराब है। उसने यह कहा कि वह अपनी परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल सामान्य पेट्रोल ही लेना चाहता है। यानी यह फैसला सावधानी पर आधारित बताया गया, न कि E20 के असुरक्षित होने की आधिकारिक घोषणा पर। दूसरा कारण है भूमिगत स्टोरेज टैंक। भूटान की सबसे बड़ी तकनीकी चिंता उसके पेट्रोल भंडारण से जुड़ी बताई गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भूटान भारत से पेट्रोल खरीदकर उसे अपने भूमिगत टैंकों में स्टोर करता है। अधिकारियों का कहना था कि इन टैंकों की मौजूदा संरचना E20 के लिए उपयुक्त नहीं मानी जा रही, क्योंकि इथेनॉल में एक विशेष गुण होता है, यह वातावरण की नमी को अपेक्षाकृत अधिक आकर्षित कर सकता है। यदि भंडारण व्यवस्था पूरी तरह उपयुक्त न हो तो लंबे समय तक रखने पर ईंधन में पानी मिलने का जोखिम बढ़ सकता है। इसी वजह से भूटानी अधिकारियों ने आशंका जताई कि पहले स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। यानी यहाँ सवाल केवल गाड़ी का नहीं, बल्कि ईंधन के सुरक्षित भंडारण का भी है। तीसरा कारण है पहले तैयारी फिर बदलाव। भूटान ने केवल नहीं कहा, उसने भारत से कुछ अनुरोध भी किए। रिपोर्टों के अनुसार भूटानी अधिकारियों ने कहा कि यदि भविष्य में भारत पूरी तरह E20 या उससे अधिक मिश्रण वाले पेट्रोल की ओर बढ़ता है तो भूटान को पहले से जानकारी दी जाए, ताकि वह अपनी भंडारण व्यवस्था, वितरण प्रणाली और आवश्यक तकनीकी बदलाव समय रहते कर सके। कुछ रिपोर्टों में यह भी उल्लेख है कि भूटान ने नए या उपयुक्त स्टोरेज टैंकों के संबंध में भारत से सहयोग पर विचार करने का अनुरोध किया है। यानी उसका संदेश था पहले आधारभूत ढांचा तैयार हो फिर ईंधन बदला जाए। लेकिन यहीं से शुरू हुई नई बहस। जैसे यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने कहा जब भूटान E20 नहीं ले रहा तो भारत में इसे क्यों लागू किया जा रहा है। दूसरी तरफ कई लोगों ने कहा भूटान का फैसला उसके स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित है, इसे भारत में E20 की गुणवत्ता का प्रमाण या खंडन नहीं माना जा सकता। यानी एक ही खबर से दो बिल्कुल अलग अलग निष्कर्ष निकाले जाने लगे। क्या भूटान के फैसले का मतलब कि E20 असुरक्षित है? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर भूटान ने यह आधिकारिक दावा नहीं किया कि E20 वैज्ञानिक रूप से असुरक्षित है या उससे निश्चित रूप से इंजन खराब हो जाएंगे। उसकी प्रमुख चिंताएं थी मौजूदा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, पहाड़ी इलाकों में ईंधन दक्षता और बदलाव से पहले पर्याप्त तैयारी। इसलिए इस फैसले को सीधे E20 के खिलाफ अंतिम वैज्ञानिक निष्कर्ष के रूप में देखना सही नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत सरकार इस पूरे विवाद पर क्या कह रही है। क्या सरकार ने लोगों की शिकायतों को स्वीकार किया या उन्हें पूरी तरह गलत बताया?
हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई दावों का विस्तार से जवाब दिया। सरकार ने साफ शब्दों में कहा, E20 पेट्रोल को लेकर फैलाए जा रहे कई दावे भ्रामक हैं और उपलब्ध वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर E20 को सुरक्षित माना गया है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि E20 पेट्रोल डालने के बाद उनकी गाड़ी पहले जैसी नहीं रही। किसी ने इंजन की आवाज बदलने की बात कही, किसी ने पिकअप कम होने का दावा किया, किसी ने माइलेज घटने की शिकायत की। इन दावों के जवाब में सरकार ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के परीक्षणों का हवाला दिया। सरकार के अनुसार कारों का लगभग 40,000 किलोमीटर तक परीक्षण किया गया, दोपहिया वाहनों का लगभग 20,000 किलोमीटर तक परीक्षण किया गया। इन परीक्षणों के आधार पर सरकार का कहना है कि इंजन की कार्यक्षमता पर कोई गंभीर नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया। माइलेज में यदि कोई बदलाव होता भी है तो वह सीमित स्तर का होता है। धातु और प्लास्टिक के पुर्जों पर कोई असामान्य नुकसान नहीं देखा गया। हालांकि सरकार ने यह भी माना कि कुछ पुराने वाहनों में रबर या ईंधन प्रणाली के कुछ हिस्सों का घिसाव अपेक्षाकृत जल्दी हो सकता है, इसलिए ऐसे मामलों में वाहन निर्माता की सलाह महत्वपूर्ण है। यानी सरकार का दावा यह नहीं कि हर पुरानी गाड़ी बिल्कुल समान व्यवहार करेगी, बल्कि यह है कि उपलब्ध परीक्षणों में कोई व्यापक या गंभीर समस्या साबित नहीं हुई। कुछ वीडियो में गाड़ियों के आसपास चींटियां दिखाकर कहा गया कि E20 में गन्ने की चीनी मौजूद होती है। सरकार ने इसे पूरी तरह गलत बताया। सरकार के अनुसार इथेनॉल तैयार करने की प्रक्रिया में शर्करा अंतिम उत्पाद का हिस्सा नहीं रहती। यह रासायनिक प्रक्रिया से गुजरता है और तैयार ईंधन में चीनी नहीं होती। इसलिए केवल इस आधार पर यह कहना कि 20 चींटियों या मधुमक्खियों को आकर्षित करता है वैज्ञानिक रूप से सही नहीं माना गया। पानी के विवाद पर सरकार का कहना है कि आधुनिक इथेनॉल संयंत्रों में तकनीक पहले से काफी बदल चुकी है। उसके अनुसार आज कई आधुनिक प्लांट 1 लीटर इथेनॉल के उत्पादन में लगभग 3 से 5 लीटर पानी का उपयोग करते हैं और उस पानी का बड़ा हिस्सा पुनर्चक्रित भी किया जाता है। सरकार ने यह भी कहा कि बड़ी मात्रा में इथेनॉल मक्का से भी बनाया जा रहा है, जिसकी खेती में धान की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। सरकार ने अपने दावे रखे। सोशल मीडिया पर कई दावे गलत भी पाए गए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर वाहन मालिक का अनुभव बिल्कुल एक जैसा होगा, क्योंकि किसी भी वाहन की परफॉर्मेंस कई बातों पर निर्भर करती है। गाड़ी कितनी पुरानी है, निर्माता ने उसे किस ईंधन मिश्रण के लिए डिजाइन किया है, वाहन का रख रखाव कैसा है और ईंधन की गुणवत्ता कैसी है। इसलिए कई वाहन निर्माता अपनी अपनी मॉडल विशिष्ट सलाह भी जारी करते हैं। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी नीति को लागू करने का तरीका क्या सही था, क्योंकि आज इस बहस में केवल एक पक्ष नहीं है। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ लाखों वाहन मालिक हैं, तीसरी तरफ ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं और अब इस चर्चा में भारत का पड़ोसी देश भूटान भी शामिल हो गया है। यानी यह सिर्फ ईंधन का नहीं बल्कि भरोसे, पारदर्शिता और तैयारी का भी सवाल बन चुका है। E20 को लेकर जब सोशल मीडिया पर लगातार दावे और प्रति दावे होने लगे, तब कुछ लोगों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। याचिकाओं में मुख्य चिंता यह थी कि क्या सभी वाहन वास्तव में E20 के लिए उपयुक्त हैं? क्या उपभोक्ताओं को पर्याप्त जानकारी दी गई थी इसके बारे में? क्या पुरानी गाड़ियों के मालिकों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है? इस दौरान सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखा और कहा कि E20 नीति वैज्ञानिक परीक्षणों और चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। सरकार का कहना है कि E20 पर वैज्ञानिक परीक्षण हुए हैं, इससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, प्रदूषण में कमी आएगी और भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। अगर ये लक्ष्य सफल होते हैं तो निश्चित रूप से इसका दीर्घकालिक लाभ देश को मिल सकता है। लेकिन किसी भी बड़ी नीति की सफलता केवल उसके उद्देश्य से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसे लागू कैसे किया गया, किन हालात में किया गया। सबसे बड़ा सवाल, अगर E20 पूरी तरह सुरक्षित है तो लोगों के मन में इतना डर क्यों है? अगर सोशल मीडिया गलत जानकारी फैला रहा है तो सही जानकारी हर वाहन मालिक तक समय पर क्यों नहीं पहुंची? अगर पुरानी गाड़ियों के लिए अलग सलाह है तो क्या हर उपभोक्ता को यह स्पष्ट रूप से बताया गया? और अगर पड़ोसी देश भूटान अपनी परिस्थितियों के कारण अतिरिक्त तैयारी चाहता है तो क्या भारत में भी ऐसे क्षेत्रों और पुराने वाहन मालिकों के लिए अलग रणनीति नहीं बनाई जानी चाहिए? यही वे सवाल है जिन पर आने वाले समय में और चर्चा होती रहेगी। दोस्तों, E20 पेट्रोल का मुद्दा केवल सही और गलत का नहीं है। यह विज्ञान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, किसानों की आय, उपभोक्ता अधिकार और सार्वजनिक विश्वास, इन सभी का मिश्रण है। एक तरफ सरकार इसे भारत के भविष्य की ऊर्जा नीति बता रही है, दूसरी तरफ कुछ उपभोक्ता अपने अनुभवों के आधार पर सवाल उठा रहे हैं। और अब भूटान जैसे पड़ोसी देश ने अपने स्थानीय परिस्थितियों का हवाला देते हुए फिलहाल सामान्य पेट्रोल की मांग की है। ऐसे में सबसे जरूरी बात यही है कि इस पूरे विषय पर चर्चा तथ्यों, आधिकारिक जानकारी और वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर हो, न कि केवल वायरल पोस्ट या अधूरी सूचनाओं के आधार पर।
अब आप अपनी राय जरूर बताइए कि आपको लगता है कि E20 भारत के लिए एक बड़ा और जरूरी बदलाव है या फिर इसे लागू करने से पहले पुराने वाहनों, उपभोक्ताओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर और ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।